हेलो ले भाई, उस दिन हमने ना व्हाट इज कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशन, वर्क एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल, ते वैल्यू, ये कल्चर इमर्ज कैसे होता है? नवे बंदों को कहानियां बताते हैं, कहानियां सुनाते हैं। निष्ठा थोड़ी इधर वहीं, इधर। कल्चर ऐसे होता है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया कि कल्चर एलईआई ऑब्स्टेकल है, दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा स्ट्रेटजी का अंडरलाइन जो विजन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस अप्रोच है वो कंपैटिबल है या नहीं है। अगर तो कंपैटिबल है कल्चर के साथ तो एलई, अदरवाइज ऑब्स्टेकल है। अगले पेज पे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा कि व्हाट रोल डज कल्चर प्ले इन स्टडी एग्जीक्यूशन। क्या रोल प्ले करता है? एक तो इनफॉर्मल रूल बनाता है एम्प्लॉयज के लिए, दूसरा मूड एंड टेम्परामेंट है। हाँ भाई, कल्चर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन में क्या करेगा, क्या रोल प्ले करेगा? पहली बात हम कहेंगे या तो फैसिलिटेट करेगा या इम्पीड करेगा, ठीक है। दूसरा आ गया मोटिवेट करेगा, मूड टेम्परामेंट सेट करेगा, और आपका कह दो कि इनफॉर्मल रूल सेटअप करेगा, अप्रोप्रिएट सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करेगा, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। हो गया 4 पॉइंट। फिर आगे आपका, अगर कल्चर आपका प्रॉब्लमेटिक है तो उसको चेंज कैसे करोगे? हाउ टू चेंज अ प्रॉब्लमेटिक कल्चर। उसमें 3 स्टेप्स थे। प्रॉब्लमेटिक कल्चर के 3 स्टेप्स थे। पहला, डायग्नोज द विच फेसेट्स ऑफ द कल्चर आर स्टडीज सपोर्टिव एंड विच आर नॉट, डायग्नोज कर लिया। उसके बाद टॉक ओपनली एंड बोथली विद दोज हु आर कंसर्न्ड। थर्ड, टाइम पास फिर मैं नहीं बोलता, रिपीट करांदा ਤੁਸੀਂ बोलो पीछे। हाँ, एक्शन लो ते वेरी गुड। बेसिकली एक्शन नीड टू बी फॉलोड द डिस्कशन। जो डिस्कशन कर रहे हो उसके साथ एक्शन भी लेना चाहिए। और एक्शन कैसे लेना चाहिए? पहले तो कम्युनिकेट करो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, फिर रिवॉर्ड पनिशमेंट स्टैब्लिश कर दो, पुराने बंदों को हटा दो, नए बंदे ले आओ, कम्युनिकेट द बेनिफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक चेंज। स्ट्रेटेजिक चेंज में 3 फिर से थे। नीड फॉर चेंज, नीड फॉर चेंज में क्या कहेंगे? फिर से फेसेट्स विच आर स्टडीज सपोर्टिव एंड नॉट। फिर आ गया था आपका शेयर्ड विजन, स्वाट करो प्लस ऊपरले में रिकॉग्नाइज द नीड फॉर विजन में। और शेयर्ड विजन में क्या आ जाएगा? कोइंसाइड एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का। नहीं है तो कम्युनिकेट करो, मेक एफर्ट्स टू कोइंसाइड। कम्युनिकेट क्या करो कि यार डिजायर्ड है, आर्टिफिशियल नहीं है, कॉस्मेटिक और सुपरफिशियल नहीं है। थर्ड आ गया स्टेप आपका इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, मतलब इंप्लीमेंट द चेंज। इंप्लीमेंट करोगे उसके बाद कंट्रोल वाला काम करना है। एंश्योर दैट द फर्म डज नॉट स्लिप बैक इनटू द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स। वो कैसे करोगे? रीइंफोर्स करो। रीइंफोर्स मतलब फिर से लागू करो, फिर से थोपो। रीइंफोर्स द चेंज, ठीक है। और अगर डेविएशन होगी तो कैलकुलेट करो और करेक्टिव एक्शन लो, ठीक है जी। फिर क्या था? कर्ड लुईस मॉडल ऑफ चेंज। अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज। अनफ्रीज का मतलब कहते हैं लोगों को अवेयर करो दैट चेंज इज डिजायरस एंड नीडेड। अनाउंसमेंट करो, मीटिंग होल्ड करो, ब्रेकिंग द ओल्ड एटीट्यूड ऑफ डूइंग द थिंग्स, सरप्राइज नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर आ गया चेंज कैसे करेंगे। चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए एससी कैलमैन 3 तरीके देके गया है। कहता है या तो कंप्लायंस सिस्टम डेवलप करो, या फिर आइडेंटिफिकेशन, या फिर इंटरनलाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे? रोल मॉडल। एम्प्लॉय शुड कंपेयर देमसेल्फ विद अ रोल मॉडल। आइडेंटिफिकेशन च कंप्लायंस में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्टैब्लिश करो। थर्ड आपका रह गया इंटरनलाइजेशन में क्या करेंगे? थॉट प्रोसेस चेंज करो टू एक्सर्ट गुड आउट ऑफ देम। मतलब
टू एग्जर्ट गुड आउट ऑफ देम, मतलब हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। टू एक्सटेंड देयर कैपेबिलिटीज, स्ट्रेच देयर कैपेबिलिटीज। कुछ अंग्रेजी इधर उधर की इधर उधर फिट कर देते हैं। हो गया, उसके बाद बस इतना ही पढ़ा था। रीफ्रीज में क्या करेंगे, बस कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्स करो, मतलब ये ना पिछले में और इसमें अंदर से मोटी मोटी गल्ला ही है, हेडिंग चेंज करनी है बस। रीइंफोर्स करो, ensure that firm does not slip back into the old ways of doing the things, कंट्रोल करो, डेविएशन आएंगी, ये चीज। इसके अलावा कुछ और था नहीं। कल आप इतने बड़े से कल्चर तो है ना, उससे पुराना था, पहले पढ़ा था, वो हो गया। अब आ गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखो है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन है बकवास। क्या समझे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। है इम्पोर्टेंट। रट्टा मारो, क्रैम। अब तो क्रैमिंग अलाउड है, करते पहले भी क्रैमिंग ही थे, बहुत चीजों है। बाय हार्ट तो कहने की बात ही, होता था वो रट्टा ही था। ये भी यार, वो रट्टे वाला कम ही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है ये इंपॉर्टेंट, स्किप नहीं कर सकते मेरे, रीड ओनली भी नहीं है ये इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट आए भी अज के जमाने, टेक्नोलॉजी डिजिटल वगैरह है ना, अज का ट्रेंड है डिजिटल, दैट्स वाई लेटेस्ट हो गया। प्लस पुराने सिलेबस होंगे नहीं सी, मई 24 तो इंट्रोड्यूस किया है। तो पिछले 2-3 टाइम तो पूछ ही रहे हैं पेपर च, 4 तो पेपर होया तो 4 ही पूछे है, 4 में से 2 में पूछा है। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है कि कहते हैं यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। फिर से एक और बात, इनोवेशन बात करी थी हमने। इनोवेशन 2 गल्लां कीती सी आपां कि इनोवेट करना है, या तो या फिर प्रोडक्ट। इस की कहते हैं, देखो कहते यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू डेवलप, या तो नवा या इंप्रूव या इंटायरली न्यू प्रोसीजर या गुड। ये वही गल आ गया, प्रोडक्ट प्रोसेस। प्रोसीजर व प्रोसेस हो गया, गुड या सर्विस प्रोडक्ट हो गया। तो जब जब इनोवेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी, यहाँ पे फिर से लिख लो प्रोडक्ट या प्रोसेस। या तो प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बस आए कि वर्ड डिजिटल आ गया ना तो टेक्नोलॉजी का यूज होएगा। चेंज मैनेजमेंट। अब अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी, पहले तो ऐसा करो ना, टॉप मैनेजमेंट चेंज कर दो, चेंज द मैनेजमेंट। पहले तो सबसे पहले कहते हैं एलिमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको अगर आपने मैनेजमेंट चेंज करनी है, तो चेंज मैनेजमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कहते एक तो डिफाइन करो गोल्स ऑब्जेक्टिव, फिर अपनी करंट स्टेट देखो, डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, करंट स्टेट देखो, फिर एक रोड मैप तैयार करो, फिर इंप्लीमेंट कर दो। 4 वर्ड्स हाईलाइट कर लो। पहला डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, फिर अपनी करंट स्टेट देखो। करंट स्टेट मतलब करंट सिचुएशन, करंट असेस द करंट स्टेट एंड आइडेंटिफाई द गैप। साथ में ये भी हाईलाइट करो, आइडेंटिफाई द गैप। हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे पहुंचना, ऑब्जेक्टिव पहले मिनट चेक कर लिया कितने पहुंचना है, अपना करंट कितने खड़े हैं, आइडेंटिफाई द गैप वेरिएंस, कितने पहुंचना कितने खड़े हैं, गैप आ गया, गैप आ गया फिर इसका रोड मैप तैयार करो, रोड मैप तैयार कर लिया उसके बाद इंप्लीमेंट कर लो, फिर चेंज मैनेज हो जाएगा। चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांजिशन। भी अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो इस चेंज को कैसे मैनेज किया जाए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज है आपका, इसको मैनेज कैसे करना है। इसको मैनेज करने के लिए पहले तो आपके पास 4 एलिमेंट का मतलब इसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव सेट करना, पार्ट नंबर 2 करंट स्टेट एसेस करना, पार्ट नंबर 3 गैप, पार्ट नंबर 4 रोड मैप। रोड मैप बन गया, रोड मैप का मतलब एक स्ट्रेटजी हो गया। रोड मैप का मतलब कि कैसे स्ट्रेटजी बन गया ये।
क्रिएटिंग अ रोड मैप मतलब क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी, क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बन गई, चौथे में क्या करना उसको इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है जी। क्या पता नहीं 6-7 के में आ गया, वो रिप्लेस कितना होने बड़ा मोटा कुछ। तो यूसी को 6-7 से भी क्यों रिप्लेस करूंगा मैं? नाले यूसिटिलाइज था वर्ड भी नहीं है कोई। एक ही ਹੁੰਦਾ है, कई बारी ना कर्सर पे ਹੁੰਦਾ है वो कीबोर्ड ਤੇ कुछ प्रेस हो ਜਾਂਦਾ है, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ होगा। ये बेकार है। हाँ हाँ, कल्ला चेंज मैनेजमेंट जब समझाना है ना कि चेंज मैनेजमेंट है क्या है। नहीं नहीं, सेट ऑफ टूल है, कहते प्रैक्टिसेस है टू मैनेज अ चेंज, इट असिस्ट इन मेकिंग अ चेंज इन अ सेफ एंड रेगुलेटेड मैनर रिड्यूसिंग द नेगेटिव इफेक्ट। ये बकवास मारा, ये नहीं याद हो सकता। अगला, बेनिफिट ऑफ अ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अच्छे से चेंज मैनेजमेंट करोगे तो क्या फायदा मिलेगा आपको? इट स्पेसिफाई द पैरामीटर एंड द गोल्स, ठीक है, डिटरमाइन द प्रोसीजर एंड टूल्स नीड टू बी मॉडिफाइड, मेक अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इम्प्रूवमेंट। मैंने तो देखो स्टार्टिंग में बोल दिया कि बेकार से है ये। लेकिन हाल कोई नहीं, उत्ते क्वेश्चन आते हैं, वो याद ही नहीं हो सकता ना, याद ही नहीं हो सकता। थर्डा मैं क्या, चलो आए हैं प्लस एक, ये भी चेंज मैनेजमेंट डिफाइन कर दो, डिफाइन की करना है बस। बेनिफिट क्या है वो देखते हैं कि बेनिफिट्स की मिलेंगे अगर आप चेंज मैनेजमेंट सही ना लाने हैं। अगर एक तो गोल्स पता लग जाएंगे, प्रोसीजर नीड टू बी मॉडिफाइड, ठीक है, प्लान बन जाएगा, स्टाफ मेंबर्स मिल जाएंगे, प्रोसेस ट्रैक हो जाएगा। जो जेडे क्वेश्चन आए हुए ना, पहले आप वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मतलब एक तो क्वेश्चन है MTP RTP वगैरह च, एक कावला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, पहले आप दो क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हैं। ऊपर ले उत्ते 3 पॉइंट जेडे है और उत्ते क्वेश्चन नहीं बने हुआ कोई, जिनके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ वो पढ़ने की कोशिश करते हैं पहले। कहता है इमेजिन यू आर अ कंसल्टेंट एडवाइजिंग अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम्बार्किंग ऑन अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एम्बार्क मतलब या तो वो एम्बार्क, या फिर वो ट्रेन की गड्डी चढ़न एम्बार्किंग बोलते थे ना ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, एम्बार्किंग ऑन अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, तो मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग, एम्बार्किंग ऑन ਨੂੰ लिख लो इतने अल्टरनेटिव स्टार्टिंग। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, पहले द कंपनी लीडरशिप इज कंसर्न्ड अबाउट मैनेजिंग द चेंज इफेक्टिवली यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिस। सारे क्वेश्चन वर्ड पता केड़ा पढ़ना सी, बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस, using the best practice for managing the change in the small and medium, outline a strategy to help the company navigate मतलब to
help the company to navigate this transformation, help the company to direct, डायरेक्ट ही आएगा बस वर्ड, नेविगेट द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मैंने आपको ये पहले वर्ड बताया था, बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस मतलब बेंचमार्क, कि बेसिकली अगर किसी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी होवे तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने वास्ते चेंज ਨੂੰ मैनेज करना होवे तो उसके लिए बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या चलती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस वो आ लिखे हुए हैं थले, है ना, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग अ चेंज। आंसर आ लिखना है, हाँ इतना 5 का पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 5 नंबर है। अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, पहला एक तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, बिगिन एट द टॉप। बिगिन एट द टॉप का मतलब क्या हो गया, टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में। अगर टॉप मैनेजमेंट नहीं आएगा फिर मुश्किल है। द लीडरशिप शुड बी यूनाइटेड एंड कमिटेड टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म। लीडरशिप टीम दे शुड कम्युनिकेट अ क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। इतने लीडरशिप टीम किनू क्या जा रहा है, द लीडरशिप टीम शुड बी यूनाइटेड एंड कमिटेड, टॉप लेवल स्ट्रेटजिक लीडर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, टॉप लेवल। द लीडरशिप टीम शुड बी यूनाइटेड, इकट्ठी होनी चाहिए एंड कमिटेड होनी चाहिए टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दे शुड कम्युनिकेट अ क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी एंड लीड बाय एग्जांपल। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, बिगिन एट द टॉप। बिगिन एट द टॉप में क्या कहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट शुड बी इकट्ठी, यूनाइटेड एंड कम्युनिकेट, कमिटेड 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 टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो विजन कम्युनिकेट करें टू द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इंश्योर दैट द चेंज इज बोथ डिजायर्ड एंड नेसेसरी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होएगी तभी मोटिवेशन आएगी कि हाँ मैंने करना है, लेकिन अगर लोड नहीं होती फिर कम कितना नहीं आंदा। बिफोर इंप्लीमेंटिंग एनी चेंज द कंपनी शुड असेस इट्स करंट स्टेट एंड आइडेंटिफाई द एरिया वेयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैन ऐड वैल्यू। इट्स इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द एम्प्लॉयज इन द प्रोसेस टू इंश्योर देयर इंटरेस्ट। तो ठीक है, बस इंटरेस्ट लेके आने के लिए ज़रूरत होनी चाहिए। थर्ड, रिड्यूस द डिसरप्शन। वो बात होती है ना कि जब भी चेंज लेके आने की कोशिश करते हैं तो एम्प्लॉयज रौला पाते हैं, तो डिसरप्शन होगी कोई। तो कहते हैं एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ चेंज कैन वेरी, employees perception of change can vary, so it's important to minimize the disruption। ये सारी लाइन की बजाय ना सिंपल ही लिख लो, employees may resist the change and hence may create a disruption। एम्प्लॉय की डिसरप्शन को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कहते हैं एक तो इन्वायरमेंट ऐसा ना हो जो इनकरेज करे चेंज को, मतलब लोगों से बातें करनी शुरू कर दो बस कि चेंज रिक्वायर्ड है, चाहिए चेंज। दूसरा, कम्युनिकेट करो अर्ली एंड ऑफन। एक तो पहले था जो सरप्राइज नहीं आना चाहिए, पहले बताने का मतलब वही हो गया ना कि सरप्राइज नहीं आना चाहिए, पहले से बताना शुरू कर दो, तो थोड़ा एकदम से आएगा तो झटका लगेगा। हौले हौले पहले ही प्रिपेयर करते रहो कि पहले हम बड़े बड़े चैप्टर कर लेंगे फिर छोटा रह जाएगा, तो आप डरोगे नहीं एकदम से। एकदम बड़े से बड़े आई जाओगा, बम्ब गिरी जाएंगे फिर। कम्युनिकेट अर्ली एंड ऑफन अबाउट द चेंज। दूसरा, गिविंग द स्टाफ मेंबर द नॉलेज, टूल्स एंड ट्रेनिंग। स्किल भी देंगे आपको टैकल करने के लिए तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी। चौथा, टीम लीडर टू प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट एंड क्लैरिटी फॉर द चेंज।
टीम लीडर बताएगा, है ना भाई। पांचवा, आईटी टीम रेडी चलनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो आईटी टीम तो इन्वॉल्व होगी। दे शुड बी रेडी, इंश्योरिंग द आईटी टीम इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रिपेयर टू सपोर्ट देम। ठीक है, देखो एक चीज ऑब्जर्व करियो, जो ऊपरले क्वेश्चन सी ना, तिने पॉइंट आहा चेंज मैनेजमेंट ते आहा, ये दोनों याद करने भी औखे सी, ये तो क्वेश्चन भी है नहीं, बेकार जे पॉइंट सी। आ स्टेप समझ आते हैं, मिक्स नहीं होंगे, स्पेसिफिक है, ये उत्ते क्वेश्चन है। ठीक है, ये उत्ते थर्ड उत्ते है। तो डिसरप्शन कम करने के लिए क्या करना है, पहला एम्प्लॉय को क्रिएटिंग, तो एक तो इन्वायरमेंट है वर्ड, यहाँ पे हाईलाइट करो वर्ड इन्वायरमेंट, यहाँ पे वर्ड है इन्वायरमेंट, नीचे वर्ड क्या है, कम्युनिकेट, थर्ड वर्ड क्या आ गया, नॉलेज टूल्स एंड ट्रेनिंग, अगला क्या आ गया, टीम लीडर, अगला क्या आ गया, आईटी डिपार्टमेंट। ये चार
बेस्ट प्रैक्टिसेस, पहला बिगिन एट द टॉप। बिगिन एट द टॉप में क्या आ गया, जो टॉप मैनेजमेंट होगी उनको यूनाइट करो। दे शुड बी कमिटेड अबाउट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दे शुड कम्युनिकेट देयर विजन, क्लियर विजन टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। दूसरा बिगिन तो स्टार्ट हो गए, उसके बाद स्टेप 2 क्या आ गया, एंश्योर दैट द चेंज इज बोथ डिजायरस। और ये कैसे होएगा, एक तो आप कहते हैं करंट स्टेट आइडेंटिफाई करो, और करंट स्टेट देख ली, ऑब्जेक्टिव देख लिया, आइडेंटिफाई द गैप, आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है। थर्ड स्टेप, जब चेंज लेके आएंगे तो एम्प्लॉयज रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो एम्प्लॉयज की रेजिस्टेंस कम करनी है। वो कैसे कम करेंगे, पहला एक तो एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर दो कि हाँ भाई चेंज आएगा और जरूरी है। दूसरा, कम्युनिकेट करो एम्प्लॉयज को अर्ली एंड रेगुलरली। दूसरा, स्टाफ मेंबर्स को मतलब कुछ टूल्स दो, कुछ स्किल्स दो, कुछ ट्रेनिंग दो कि वो चेंज को अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट, जो टीम लीडर्स होंगे वो टीम लीडर्स को क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट द गोल्स, अबाउट द करना क्या है। कई बार टीम लीडर को पता ही नहीं ना करना क्या है। लास्ट में आईटी टीम भी रेडी रहनी चाहिए क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला स्टेप क्या था, क्वेश्चन किया, क्वेश्चन किया, बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग अ चेंज। चेंज को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस में पहला स्टेप आएगा टॉप, बिगिन एट द टॉप। दूसरा क्या आएगा, इंश्योर दैट द चेंज इज बोथ डिजायरस एंड नेसेसरी। थर्ड, रिड्यूस डिसरप्शन। डिसरप्शन कैसे कम करोगे, एनवायरनमेंट चेंज करो, कम्युनिकेट करो, आपका स्टाफ मेंबर्स को टूल्स दो, और आपका जो लीडर होएगा उसको क्लैरिटी होनी चाहिए। पांचवा आ गया, आईटी डिपार्टमेंट रेडी रहना चाहिए। छठा, इनकरेज कम्युनिकेशन। इनकरेज कम्युनिकेशन मतलब ऐसा है ना कि जब आपने इंप्लीमेंट कर दिया, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो फ्रीली बता सके स्टाफ मेंबर्स क्या दिक्कत आ रही है। एनकरेज कम्युनिकेशन, क्रिएट चैनल्स फॉर द एम्प्लॉयज टू आस्क द क्वेश्चन एंड फीडबैक। एनकरेज कम्युनिकेशन। अच्छा, थोनों वर्ड एनकरेज कम्युनिकेशन तो ये पता लग रहा है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट वालों कम्युनिकेशन होगी कि थल्लो कम्युनिकेशन होगी। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੱਲੋਂ यार ਜੇ सीईओ है, सीईओ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ। बेसिकली इनकरेज करना किनू है, थलड़े करना है भी थलड़े हो तुसी ऊपर लिया करनी, कम्युनिकेट करो कि स्टाफ मेंबर शुड कम्युनिकेट देयर प्रॉब्लम। वो है बेसिकली मैं कहना चाह रहा वर्ड जो इनकरेज आया ना, इनकरेज वर्ड पढ़ के मैं कहता भी यार स्टाफ मेंबर्स ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਚੈਨਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। encourage collaboration between the department to share the ideas and the innovation. Effective communication can help elevate the fears and keep everyone aligned. क्या है encourage communication? पहला इसमें हाईलाइट करियो, एक तो आएगा क्रिएट चैनल। क्रिएट चैनल किस चीज़ के लिए, कि वो अपने क्वेश्चन पूछ सके और फीडबैक दे सके। दूसरा क्या आएगा, इनकरेज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से बातें करें और एक दूसरे को आइडिया शेयर करें। लास्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प द एलिवेट द फियर एंड कीप एवरीवन अलाइंड। कीप एवरीवन अलाइंड कर लो बस, एलिवेट द फियर भी कर लो। चलो लास्ट क्या आ गया, रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज नॉर्मल। मतलब हेड पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है, रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज नॉर्मल। ਸਮੂਥ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮਤਲਬ ਡੇ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਨया ਨया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਨਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस। द कंपनी शुड और के हेडिंग कुछ है, अंदर कुछ है, कोई नहीं,
आप वही कहते हैं ना, रीइंफोर्स करते रहो, एंश्योर दैट फर्म डज नॉट स्लिप बैक इनटू द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स। चेंज ही चल रहे, देखो चेंज ਦੇ 3 क्वेश्चन कल कर रहे थे, चौथा क्वेश्चन आज आ गया। आज वाला चेंज केड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला चेंज है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला चेंज कौन सा होता है, बस जहाँ पे प्रोडक्ट या प्रोसेस चेंज होएगा, लेकिन डिजिटली होएगा यूजिंग द टूल्स ऑफ आईटी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या लगेंगी? पहला बिगिन एट द टॉप, दूसरा डिजायरस, थर्ड रिड्यूस द डिसरप्शन, चौथा इनकरेज द कम्युनिकेशन, पांचवा चेंज इज द नॉर्मल। डिजायरस एंड उसमें क्या कहेंगे, नेसेसरी में डिजायरस आइडेंटिफाई द करंट स्टेट। पहले आप ये कह दिया करो कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, लिखा नहीं है इन्होंने वैसे, नहीं जैसे ऐसा है ना, आइडेंटिफाई गैप करने के लिए आपको करंट स्टेट और ऑब्जेक्टिव को कंपेयर करना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपकी करंट स्टेट क्या है, फिर आइडेंटिफाई द गैप होगा। आइडेंटिफाई द गैप हो गया, आइडेंटिफाई द गैप बस लोगों को दसना जो भी साढ़े आ गैप है ता करके सानू चेंज चाहिए। लास्ट थर्ड आ गया रिड्यूस डिसरप्शन। डिसरप्शन कैसे कम होएगी, इन्वायरमेंट चेंज करो। दूसरा कम्युनिकेट अर्ली करो, रेगुलरली करो, दोनों बातें हैं, खेती से बार बार। एम्प्लॉयज को टूल दे दो, लीडर को क्लैरिटी होनी चाहिए और आईटी टीम रेडी रहनी चाहिए। कम्युनिकेट एनकरेज करो। एनकरेज कैसे होगी कम्युनिकेशन, चैनल्स की वो अपने फीडबैक दे सके। एनकरेज करो कोलैबोरेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स को आइडिया शेयर कर सके और एलिवेट द फियर्स एंड कीप एवरीवन अलाइंड। रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज नॉर्मल। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है ना, व्हाई इज चेंज मैनेजमेंट क्रूशियल during digital transformation and what are the key strategies for navigating that the change is effectively managed? ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्या है, कहते why is change management crucial during digital transformation? जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तब चेंज लेके आना जरूरी क्यों है? Why is change management crucial ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तब चेंज, एंड व्हाट आर द की एंड व्हाट आर सम की स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग चेंज। चलो पहला पता नहीं क्या होएगा, लेकिन दूसरा क्या है, व्हाट आर द की स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग द चेंज। हियर आर सम नेविगेट पॉइंटर्स फॉर नेविगेटिंग चेंज ड्यूरिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप नेविगेट की करना है, डायरेक्शन देनी है भी जड़ा चेंज मैनेजमेंट कर रहे हैं ना वो इफेक्टिव होनी चाहिए है। नेविगेटिंग दैट चेंज इज इफेक्टिव। जी हैडिंग है ना, हैडिंग आ नहीं लिखनी चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ लगे उसी किवें करना है हैडिंग। ये सारे क्वेश्चन दी यही है, तुसी इत्थे आए लिखो हैडिंग। तुसी तो इत्थे लिखोगे ना, तुसी इत्थे लिख लो, मेरा छड्डो। हैडिंग है आपकी पॉइंटर्स फॉर नेविगेटिंग लिखता है हेडिंग नेविगेटिंग द चेंज। नेविगेट करने के लिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, बस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 2 क्वेश्चन याद करने हैं, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की, एक नेविगेट के में करना है। बेस्ट प्रैक्टिस हो गई 5। अब आ गया नेविगेट। नेविगेट में क्या करना है, स्पेसिफाई द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव, क्लियरली डिफाइनिंग द इंटेंडेड आउटकम्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्प एंश्योर दैट एवरीवन इज अलाइंड है ना। दूसरा आ गया कम्युनिकेट,
तीसरा आ गया रेजिस्टेंस आएगी, चौथा आ गया इंप्लीमेंट करो चेंज ग्रेजुअली, पंचवा आ गया ऑफर करो असिस्टेंस एंड द ट्रेनिंग। हेड पॉइंट याद करना, अंदर तो बन जाएंगे। हेड पॉइंट क्या लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 ते 5। पहले तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करो, कर दिया स्पेसिफाई, फिर लोगों को कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट कर दिया एम्प्लॉयज़ को। फिर आप क्या करो, बी रेडी, एम्प्लॉयज़ को जब कम्युनिकेट करेंगे तो रजिस्ट करेंगे। फिर आएगा कि क्योंकि वो रजिस्ट करेंगे तो ऐसा करो हौली हौली इंप्लीमेंट करना। फिर उसके बाद ट्रेनिंग देना कि उसको मैनेज कैसे करना है। हेड पॉइंट याद करो पहले तो। 5 हेड पॉइंट क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव और गोल क्या है, दूसरा कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट कर दिया, फिर वो रजिस्ट करेंगे, रेडी रजिस्ट करेंगे तो उसके लिए इंप्लीमेंट हौली हौली करो ग्रेजुअली, ठीक है। फिर उनको ट्रेनिंग दे दो कि उसको मैनेज कैसे करना है। अब अंदर बढ़ के देखते हैं। पहला आ गया क्लियरली डिफाइनिंग द इंटेंडेड आउटकम्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बट डिफाइन कर लो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑलवेज लोड नहीं अंदर पढ़ने की, जनरल पोर्न है। इतने मारो काटा, ये सारा काटा है, ये भी काटा है, ये भी काटा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ਦੇ ਆਪਾਂ सिर्फ 2 क्वेश्चन याद करने हैं, एक 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक नेविगेटिंग द चेंज। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਇਹ ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦੋ, तो 2 क्वेश्चन याद करने हैं। काटे मारते। अब नीचे लिखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन बेस्ट प्रैक्टिसेस, दूसरा क्वेश्चन नेविगेटिंग द चेंज। बेस्ट प्रैक्टिस का आंसर क्या था? begin at the top, ensure that the change is desirous, resistance आएगी, reduce the disruption, encourage the communication, normalize। और उधर नेविगेटिंग में स्पेसिफाई द गोल, गोल स्पेसिफाई कर ले, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करेंगे तो रजिस्ट करेंगे, बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस, ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करो, और आगे आपका ऑफर द ट्रेनिंग, ऑफर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज, ठीक है जी। अगले 5 तो नेविगेटिंग में तो भरना ही है, देखो जनरल है। बेस्ट प्रैक्टिस में एक तो वो था, पहला स्टेप क्या था, बिगिन एट द टॉप। बिगिन एट द टॉप के अंदर क्या लिखेंगे? यूनाइट करो, कमिट करो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, कम्युनिकेट करें अपना विजन। दूसरा आ गया आपका इनकरेज, इंश्योर दैट द चेंज इज डिजायरस। वो कैसे करोगे? करंट स्टेट और आइडेंटिफाई द गैप, गैप को कम्युनिकेट करो। फिर आ गया रेजिस्टेंस, रिड्यूस डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन कैसे रिड्यूस करेंगे? इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट, ensure that the environment is developed in such a way that the change is desirous, encourage communication, encourage communication। एक मिनट, अंदर रिड्यूस डिस्ट्रप्शन के अंदर पॉइंट पढ़ रहे हैं आप। रिड्यूस डिस्ट्रप्शन के अंदर वाले पॉइंट, एक तो इन्वायरमेंट, एक एम्प्लॉयज को टूल दे दो, एक आपका लीडर है जो उसको क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स होनी चाहिए, और एक कम्युनिकेट करो एम्प्लॉयज को, और एक आईटी डिपार्टमेंट को। एक पॉइंट खा गए शायद, हाँ कम्युनिकेट ही है, ठीक है। कम्युनिकेट ऑफन एंड अर्ली, ठीक है। रिड्यूस डिस्ट्रप्शन के बाद क्या आएगा? एनकरेज कम्युनिकेशन। एनकरेज कम्युनिकेशन में क्या करेंगे? चैनल डेवलप कर दो सो दैट फीडबैक दे सके। इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट सो दैट वो आइडिया शेयर कर सके एक दूसरे को। और एलिवेट द फियर एंड कीप एवरीवन अलाइंड। अगला स्टेप क्या आ गया आपका? रिकॉग्नाइज द चेंज इज नॉर्मल। चलो जी,
नहीं ये तो सौखा ही है, जो किया है वही गंदा था। लिखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कंटेंट बेकार है ये वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट बेकार है लेकिन। सोखे करा रहे, चल कर लेंगे चलो। ये जो मैं कराना है ही नहीं कुछ वैसे, मेरे एक क्वेश्चन एज रखे हुए है, नहीं रखे हुए, फिर पीछे है वेरी इंपॉर्टेंट लिख लिया, लेकिन मैं इसमें करा कुछ नहीं सकता यार। इसमें मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूँ, मैकेंजी 7S मॉडल कहता 3 हार्ड एलिमेंट होते हैं 4 सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं दस सकता, ये बकवास मारी हुई है। इसका आंसर पढ़ोगे ना, इतने कुछ लिखे आंसर कुछ लिखे लिमिट लिमिटेशन भी स्टार मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल देखेंगे। अब आ गया सबसे सौखा काम, पूरे सिलेबस का सबसे सौखा टॉपिक है क्यों में इसके ऊपर, चैंडलर स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। चैंडलर चैंडलर क्या कह के गया, सियाना बंदा कहता कहता देखो जब नई स्ट्रेटजी बनाओगे, चैंडलर सही है भाई, वो चैंडलर होगा, ये चैंडलर है। चैंडलर क्या कह के गया, चैंडलर कहता कहता जब नई स्ट्रेटजी बनाओगे, आप वो फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन नहीं किया सी, जब न्यू स्ट्रेटजी बनाएंगे तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्स ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और लीडरशिप चेंज करनी पड़ेगी, ये वही कह रहे हैं। जब नई स्ट्रेटजी बनाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन, जब नई स्ट्रेटजी बनाओगे ना, तो अगर आप पुराने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ चलोगे तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी, एंड देयरफॉर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज करोगे फिर परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कहानी फिनिश, बेकार सी बात ही है। तो आगे करते हैं शुरू। कहता है जब न्यू स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी। पहला कहता प्रॉब्लम आएगी, फिर कहता परफॉर्मेंस डिक्रीज होएगी। फिर आप क्या करोगे, एक न्यू स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करोगे, उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, बकवास 5 स्टेप्स बस ध्यान रख लेना, अगर याद रह जाए तो वैसे कट इंपॉर्टेंट ही है, कुछ भी नहीं। अब पहला क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, ये स्टार मार्क करो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कहता है इट इज द कंपनीज फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंटेंडेड रोल्स, प्रोसीजर, गवर्नेंस मैकेनिज्म, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। ये गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ऑडिट में वर्ड आया होगा, आया अभी तक गवर्नेंस नहीं आया अभी तक, फाइनल में बहुत आता है ये। गवर्न, गवर्न मतलब सरकार का नाम, गवर्नमेंट इसी वर्ड से पड़ा हुआ है। चल इंदर कुछ लटड़, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस गवर्न करना, ध्यान रखना, कीप एन आई, कीप एन आई, कीपिंग एन आई, निगाह रखनी, दिस इज योर गवर्नेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मतलब इको सेट चेन, इसके नीचे ये है, ऐसे ऐसे है, ये इसको मैनेज करेगा, ये इसको मैनेज करेगा। तो ये फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, किदा की रोल है, की प्रोसीजर है, किवें कौन किदा ध्यान रखूगा, किदी की अथॉरिटी है, किदी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ਇਹਦਾ एक फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन या मतलब आई कह लो फॉर्मल हायरार्की। फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मतलब एक फॉर्मल हायरार्की दे रखी है, एक चेन बता रखी है, या चेन आई जाऊ ये फिर तो ड्रॉ करांगे सारे आप। ठीक है भी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रोल्स, ड्यूटीज, प्रोसीजर्स, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, गवर्नेंस मैकेनिज्म। ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना आपको कैसा चाहिए, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स पता है आपको? या तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे प्रोप्राइटर वाला काम है, एक ऑनर है, बाकी सारे एम्प्लॉई है, ऑनर ही मैनेजर है, सभी एम्प्लॉय से काम भी वही ले रहा है, सिंपल। या फिर फंक्शनल। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होएगा, मैं आपको बनाता हूँ सारे। सिंपल में क्या होएगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, जेड़ा ऑनर है वही आपका मैनेजर है, इसी के नीचे बस एम्प्लॉयज है बहुत सारे, सारा मैनेज यही कर रहा है। परचेज का डिसीजन भी ये लेगा, सेल का डिसीजन भी ये लेगा, प्रोडक्शन का डिसीजन भी ये लेगा, सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है जी, बहुत है इतना। ये सारे एम्प्लॉयज है? हाँ, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो, तो इतने कुछ नहीं कहना, हिटलर बंदा। ये तो क्या सिंपल। इसके बाद आता है आपका फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होएगा, ये जो ऑनर होएगा ना नीचे मैनेजर अपॉइंट करेगा, लेकिन जो मैनेजर होंगे वो फंक्शनल मैनेजर्स होंगे, काम दे सामने बड़े होंगे। फंक्शन हमारे परचेज डिपार्टमेंट, अब ये परचेज डिपार्टमेंट होएगा तो ये परचेज मैनेजर होएगा, सेल मैनेजर, एचआर मैनेजर। दिस इज योर फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल डिपार्टमेंट, सॉरी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसको फंक्शनल डिपार्टमेंट बोल देंगे, इसको फंक्शनल मैनेजर बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद होता है आपका डिवीजन। डिवीजन में क्या होएगा, बांटेंगे, किन बेसिस पे बांटेंगे, बेसिस ऑफ डिवीजन क्या क्या हो सकते हैं, बताया था आपको यार, बेसिस ऑफ डिवीजन है या तो ज्योग्राफी वाइज या कस्टमर वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज। ज्योग्राफी वाइज मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बांटती है डिवीजन। कस्टमर बेस वाइज मतलब मैंने आपको बताया था ना, जैसे इंटरनेट जब चलाने जाते हो इंटरनेट बैंकिंग में, यहाँ पे रिटेल यूजर या फिर कॉर्पोरेट यूजर, तो दो अटेड कस्टमर हो गए। एयरलाइन में या तो ट्रांस पैसेंजर की सर्विस लेने वाला कस्टमर या फिर कार्गो वाला कस्टमर। वो नहीं, वो सारे पैसेंजर ही है, आए नहीं। ब्रॉडर लेवल तक कैटेगराइज करना है, भले ये ब्रीक लेवल हो गया। प्रोडक्ट वाइज आ जाएगा आपका नाइकी के अप्रैल या जूते, प्रोडक्ट वाइज हो गया। तो ये डिवीजन बांट दिया इसे, लेट्स से हमने ऐसे बांट दिया, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और सेंट्रल। ठीक है जी। अब ये तीन डिवीजन है हमारी, हर एक के डिवीजन के अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट भी होंगे, परचेज, सेल, एचआर और आपका फाइनेंस। ठीक है जी, कट कॉपी पे सेम, परचेज सेल एचआर और फाइनेंस, परचेज सेल एचआर और फाइनेंस। एक बार बताओ, क्या एक फाइनेंस टीम ओवरऑल कंपनी के लिए भी चाहिए होगी? यार ये तो अपने 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 नॉर्थ रीजन का मैनेज कर लेगा, फाइनेंस साउथ ईस्ट का मैनेज कर लेगा, सेंट्रल का मैनेज कर लेगा, क्या कंपनी एज होल का भी चाहिए होगा? आपके ऑडिट ऑफ बैंक्स किया आज, ट्रेजरी वर्ड आया वहां पे, ट्रेजरी ऑपरेशंस, ट्रेजरी नहीं आया वर्ड, आएगा, समझ नहीं आएगा होता क्या है ट्रेजरी। ट्रेजरी होता है कंपनी एज अ होल के लिए, बिल्कुल हेड लेवल से ट्रेजरी ऑपरेशंस। मतलब अगर बैंक की बात करें, बैंक की तो ब्रांचेस है सारियां, एक बैंक का हेड ऑफिस भी होगा ना। ਜਦੋਂ पीएनबी बैंक ने एज अ होल डिबेंचर इशू करने हैं, एज अ होल फाइनेंस रेज करना है, और ट्रेजरी ऑपरेशन का काम है। पीएनबी बैंक एज अ कंपनी एज अ होल ने कितने इन्वेस्ट करना है, और ट्रेजरी ऑपरेशन का काम है, उसको ट्रेजरी ऑपरेशन बोलते हैं। ऑडिट में उसको ट्रेजरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये पहला समझ नहीं आता, पढ़ते पढ़ते मैंने भी क्या किया था, सीए के बारे से ना सेमिनार लगते हैं,
सर्टिफाइड कोर्सेज लगते हैं। एक क्लास में बैंक का लेना वो समझ आया सी मैनू कि हुंदा की है ट्रेजरी ऑपरेशन। एक्चुअल में हुण जिहड़ी मैं वर्डिंग यूज़ की वर्डिंग कितनी सौखी है, हैड ऑफिस कंपनी एज अ होल लैवल ते जब बुक कले लिख दें फिर तो समझ आ जाए, बट वो लिखते नहीं, वो होर ही घुमाई जाते हैं, समझ आता नहीं। उवें इत्थे ट्रेजरी ऑपरेशन का वर्ड ऑल्टरनेटिव किया हुआ है कॉरपोरेट, कि कंपनी एज अ होल दा कॉरपोरेट फाइनैंस, कॉरपोरेट HR। तो ऑनर के थले आ काम तो होगा ही होगा सारा। इदू इलावा ऑनर के नीचे सीधा ऑनर को सीधा रिपोर्टिंग करेंगे कॉरपोरेट फाइनेंस वाले बंदे। कॉरपोरेट फाइनेंस ये डिपार्टमेंट नहीं होगा, सिंपल 2-3 बंदे खड़े किए होंगे। कॉरपोरेट फाइनेंस वाले बंदे सीधा ऑनर को रिपोर्ट करेंगे। मैं काम से मरूं, मैंने निगाह मार ली। कि कभी एक सिंपल वाला उसके बाद फंक्शनल वाला फिर डिवीजन वाला। मैं गलती से बोल गया, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए था कि पहले सिंपल फिर फंक्शनल फिर डिवीजनल। क्या समझे? जब एंटिटी नई क्रिएट होएगी क्या डे 1 से डिवीजन खोल के बैठ जाएंगे? एक बार तो स्टार्टिंग में यार सिंपल वाला सिस्टम चलेगा, फिर धीरे धीरे और बड़े होंगे, फिर फंक्शन चलेगा, धीरे धीरे और बड़े होंगे, फिर डिवीजनल चलेगा। फाइन। तो बस यही समझाना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर कौन सी एंटिटी कौन सा स्ट्रक्चर चूज करेगी किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, पूछ रहे हैं आपसे। और फिर सिंपल लाइए, फंक्शन लाइए कि डिवीजन लाइए, ये चीज कितना चीज़ों ते डिपेंड करती है।
नंबर ऑफ एम्प्लॉई, साइज ऑफ बिजनेस एंटिटी, प्रोडक्ट्स किन्ने हैं, कस्टमर किन्ने हैं, और डाइवर्सिफाइड किन्ना है, रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है, काफ़ी चीज़ा, सेंट्रलाइजेशन रखनी है, डिसेंट्रलाइजेशन रखनी है, बस आई गल है, यही बातें लिखी हुई है। कहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स सच एज, पता की होंगे, एक हैड हो गया और थले मल्टीपल हो गए, चीज़ों में चलती रहती है। परचेज मैनेजर एक होगा वड्डे वाला, और थले आप परचेज डिपार्टमेंट हो तो कह रहे हैं, मतलब एक तो ज़्यादा बंदे जो हो गए, काफ़ी सारे बंदे हो गए, वो डिपार्टमेंट है पूरा, वो डिपार्टमेंट एक हैड है, जो हैड है वो परचेज मैनेजर है। लेकिन आया ना हूँ परचेज च भी हूँ मान लो 50 चीज़ा परचेज करनी, सारे कितने ही थोड़ी बेचारा भजी जाऊगा, ये तो मैनेजर है, इंप्लॉइज को भजाऊगा। डिपार्टमेंट इसको तो बोल रहे हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इंप्लॉइज होंगे, काफ़ी सारे इंप्लॉइज को मैनेज करने वाला एक बंदा परचेज मैनेजर। फैक्टर सच एज ऑर्गेनाइजेशन की एज, ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है, साइज क्या है, एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क which reflect the manager's determination of what the company does and how the tasks are completed given the chosen strategy। प्लस कहते हैं एक फ्रेमवर्क के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये काम को कंप्लीट करते हैं। मतलब मेकर चेकर सुना है आपने, मेकर चेकर, मेकर चेकर नहीं सुना, वेरी गुड, दिस इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल। मेकर चेकर मतलब लेट्स से आपके आईसीए के एग्जाम ही चेक करने हैं, एक बार एक टीचर चेक करेगा सारे एग्जाम, फिर उसका हेड एग्जामिनर चेक करेगा कि यार सबॉर्डिनेट टीचर ने सारे क्वेश्चन चेक किए, टोटल सही लगा है, तो मेकर चेकर हो गया। एक ने काम किया मेक, एक के काम को चेक करने वाला चेकर, मेकर सिंपल एग्जामिनर, और उसका सीनियर एग्जामिनर इज अ चेकर, मेकर चेकर। तो ये काम करने का तरीका है, मेकर चेकर वाला तरीका थोड़ा काम करना कि कल्ला का मेक मेक ही है, बस एक बंदे ने काम कर दिया और सत्वचन। अगर एक बंदे ने काम करता तो फिर छोटा स्ट्रक्चर बहुत है, अगर मेकर चेकर वाला काफी सिस्टम है फिर आपको बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो लिखा हुआ है, कहते हैं एक्ट एज अ फ्रेमवर्क विच रिफ्लेक्ट्स डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट अ कंपनी डज, कंपनी करती क्या है, एंड हाउ द टास्क आर कंप्लीटेड गिवन द चूजन स्ट्रेटजी, किस तरीके से काम करती है, उन चीजों के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। प्लस क्या कह रहा है, कहते हैं कंपनी का स्ट्रक्चर शुड बी फिट विद द कंपनी की स्ट्रेटजी, ये तो हमने पढ़ा था। अब ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता कैसा है, कहते हैं हियर इन द ओनर मैनेजर मेक्स ऑल द मेजर डिसीजन डायरेक्टली एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटी विद द व्हाइल द कंपनी स्टाफ मेयरली सर्व्स एज एन एग्जीक्यूटर। बस ऑनर मैनेजर होता है, सारे डिसीजन वही लेता है। स्पेशलाइजेशन होती, स्पेशलाइजेशन कब होगी, जब स्पेशलाइजेशन तब होगी जब डिवीजन ऑफ वर्क है, मतलब एक बंदा एक कोई काम नू वार वार करी जांदा, वो स्पेशलाइजेशन होगी। लेकिन अगर एक बंदा मल्टीपल काम करी जांदा फिर स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, और यहाँ पे जो ऑनर मैनेजर होगा सारे तरीके का काम वही कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेस स्पेशलाइजेशन। अनसोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब पहली बात तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लेकिन केड़ा सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अ, जैसे फिनैकल, वेरी गुड, कहाँ सुना आपने वर्ड, बैंकिंग, जिमें फिनैकल, फिनवन, फिनट्यूब, बैंकमेट, क्या है, ये सारे कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सीबीएस। ये क्या होता है ना, पता की है, बिजनेस ਨੂੰ मैनेज करने ਦੇ ਲਈ एक चीज़ सिंपल सोचो, जब बिजनेस को चलाना है तो हर एक इंप्लॉय के सामने कंप्यूटर पे होता है, और हर एक कंप्यूटर आपस में लिंक्ड होएगा, एक बंदा एक था डाटा चढ़ाओगे दूसरे बंदे को भी डाटा पहुंच जाऊगा सारा कुछ, तो यार कोई तो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना बीच में, और ये जो बीच में सॉफ्टवेयर चल रहा होता है इसे बोलते हैं ईआरपी, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नाम और काम है दोनों अलग अलग से, नाम से मतलब पहचान नहीं होगी, ईआरपी मतलब क्या, ईआरपी इज योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईआरपी
एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ERP इंफॉर्मेशन, लिखो ये सारा कुछ इत्थे लिखना है कि कित्थे लिखना हो तुम देख लो, मतलब ये टॉपिक ना रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं तुम्हें वैसे समझा रहा था, पता होना चाहिए तुम्हें ये गल्ला। Advanced resource planning ERP is a information system used to run and manage business. ये मैं EIS सब्जेक्ट में पढ़ाता था, अब तो निकल गया आपके सिलेबस से। कोचा पूरा चैप्टर ही सी ERP, कंट्रोल पूरा चैप्टर, CBS पूरा चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 2 सी, कंट्रोल वाला चैप्टर नंबर 3 सी, CBS वाला चैप्टर नंबर 5, एक एक टॉपिक तो पूरा पूरा चैप्टर तक कितनी डेप्थ सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ERP ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਮਨ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ERP ਹੈ, ठीक है। अब ERP if used in banks is called as CBS, core banking solution। देखो बैंक भी एक बिजनेस है ना, बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ERP ਹੋਈ, लेकिन बैंक वाले ERP ने एक स्पेसिफिक नाम दिता हुआ है CBS का, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अब जब ऑडिट ऑफ बैंक्स पढ़ोगे वहां पे CBS आएगा बार बार, आ गया नहीं आया? वो तो कुछ और है, ठीक हो गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ CBS ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ERP ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਗੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਨੈਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। क्या Finacle is a CBS? Yes. क्या Finacle is a ERP? Yes. What is Finacle? A product of a Infosys company, a CBS of a Infosys company। CBS और ERP एक जेनरिक नाम है, these are the toothpaste। Finacle is a Colgate, नॉट है। एग्जाम्पल के लिए Finacle, a software developed by Infosys। जिवें जिथे मैं लिखना तुसीं उवें लिख लांगे ना, थल्ले सारी थां खाली होई सी वो छड्डती, सही है, छोटा कोई दोष नहीं है मेरा, बच्चे से करता है, सही है, हो गया। अब अगर बैंकिंग में यूज हो रहा है तो CBS बोलते हैं, अदरवाइज उसे ERP ही बोलते हैं। अब इसमें एक और टर्म आती है SAP, आर्यन बोला था SAP, सिस्टम्स एंड ऑटोमेटेड प्रोटोकॉल, systems and automatic protocol। अब what is SAP? SAP is a company जिसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नाम भी SAP है। जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम क्या था, इन्फोसिस, इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, फिनैकल, लेकिन एक SAP कंपनी है तो SAP दे कंपनी के प्रोडक्ट का नाम भी SAP ही है, तो SAP की है ERP हुई है, सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोटोकॉल। अच्छा सॉरी, SAP ही चलता है लेकिन टर्म, ठीक, या उमें ये SAP आ गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले ने बना रखे एक माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 360, मैं ये यूज करता होता था, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 360। ये दोनों चीजें क्या है, दीज आर योर एग्जाम्पल ऑफ ERP। एग्जाम्पल ऑफ ERP SAP आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वालों का डायनामिक 360 आ गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਵਰਜ਼ਨ,
टैली भी अपने आप को ईआरपी बोलते हैं, लेकिन वो प्योर ईआरपी नहीं है। रीजन भी नहीं आए नहीं। जब बोलते ना ईआरपी या बिजी है, बिजी नाम सुनते क्या आता है दिमाग में कि अकाउंटिंग हो चुकी है। लेकिन उजकल अकाउंटिंग ही हो ना, उदू पता नहीं कुछ ਹੁੰਦਾ। मान लो मशीन चलानी है, मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਪੁਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਣਾ ਹੈ। बैच ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ वर्ड बॉम बिल ऑफ मटेरियल, मतलब ਇੱਕ बैच ਦੀ आउटपुट ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਈਟਮਸ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, ये सारा स्टॉक मेंटेनेंस, बिल ऑफ मटीरियल वाला काम, ये सारा कुछ ईआरपी च ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, लेकिन टैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ फीचर ही नहीं होने, क्योंकि टैली बिजी यार थोड़ा बहुत ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ स्टॉक मेंटेनेंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ। स्टॉक मेंटेनेंस ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਪਥ ਚਲੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀ ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਚ ਬਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਟੈਲੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਪ ਸੂਪ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ हर एक कंप्यूटर ते अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते तो वो ईआरपी, अदरवाइज वो ईआरपी नहीं है, गल खत्म। गेटकीपर दे पीसी ते, परचेज मैनेजर दे पीसी ते, प्रोडक्शन मैनेजर दे पीसी ते, एचआर वाले दे, फाइनेंस वाले दे, जिन्ने भी इंप्लॉइज बैठे, जिन्ने भी पीसी है, अगर हर एक पीसी ते वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, हर एक इंप्लॉई वो सॉफ्टवेयर तो कम ले सकता है, तो वो सॉफ्टवेयर थोड़ा ईआरपी है, अदरवाइज वो ईआरपी नहीं है। कट शॉर्ट, बहुत देसी गल है। ठीक है, टैली की है वो हर एक बंदा तो काम नहीं ले सकता, सारे काम उहदे नाल हो नहीं रहे। जिवें एचआर के काम को मैनेज कर लिए गए ना लोग यूजुअली, जैसे जिस कंपनी में काम करता था, पिछे जे लिस्टिंग हुई थी हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड की, ध्यान है तुहानूं? 1.5-2 साल होए हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड, लुधियाने की कंपनी है। आपको मैं उन्होंने ऑडिट करन गया सी है ना, तो वो टैली वरत रहे सी, पर टैली दे विच सारे काम नहीं हुंदे। तो जिहड़ा उन्हों दा एचआर डिपार्टमेंट सी, एचआर डिपार्टमेंट दा सॉफ्टवेयर अड्ड सी, ते एचआर डिपार्टमेंट दा सॉफ्टवेयर ते टैली आपस इंटरलिंक्ड नहीं सी, काम बच जांदा सी, ऑटोमेशन नहीं सी चीज़ां च। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 8-8 10-10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪ ਸਾਰਾ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-7 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੌਂਦੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਸ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਦੀ, 5-7 ਕਮਰੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, लोग उत्थे रहिंदे आ, ऑडिटर्स भी उत्थे रहिंदे आ, खांदे पींदे आ, वधिया सिस्टम, गेस्ट हाउस बने हुंदे आ कंपनियां दे। तो 10 महीने लगे उन्होंने इंस्टॉल करन, फिर वो सैप लैके आए, फिर उन्होंने किते जाके लिस्टिंग करवाई है NSE BSE ते। ये समझ आ रही है? मतलब थोड़ा थोड़ा इसको इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। तो जो यार ऑर्गेनाइजेशन छोटी जी है, वो अनसोफिस्टिकेटेड छोटा जिहा इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो उन्होंने बेचारियां दा, लेकिन जो डिवीजन वाला हो गया उदों सैप वर्गा होगा उन्होंने दा इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ गया। सब्जेक्ट का नाम था EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, तभी था उसका सब्जेक्ट का नाम एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। है क्या? वो तो दोनों इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं पता ना की है, तो मैं समझान चलेगा उधर। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है पता की यार, तुसी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ, ਆਰਟੀਕਲਸ਼ਿਪ EIS ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਰਟੀਕਲਸ਼ਿਪ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਦੇਸੀ ਚ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਦੇਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, जितना इंटरेस्ट सीख लिया कर लिया बस, इसके बाद बस मत्था मारिए आप ही मारना पड़ेगा, हौली हौली थोड़ा दिमाग चलन, बस चल ही जाना चाहिए महीने 2 महीने च, सही है। अरे सही सी दसी, मतलब उत्थे हुंदे सी यार वधिया टीचर, वधिया समझान चीज़ां हो रहा है सही च। नहीं मैं उवें नहीं यार, भी तू वैसे ही पूछना चाह रहा है, बट मैंने क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं ना, मैं कहड़ा यार कॉलेज गया, मैं कॉलेज नहीं गया, देख मैं कॉलेज नहीं गया।
मतलब है ना यार, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की हाइप तो है ही है ना एक भी क्राइस्ट। नहीं यार बथेरे करते हैं तो किन्ने लोग करते क्राइस्ट वाले। बीकॉम एफिलिएटेड तो हैगे ही है, मतलब ऑलमोस्ट मान के चले 20% करते होंगे आराम नाल घट्टो घट्ट ही। करते हैं यार बीकॉम ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਥੇਰੇ ਟੌਪ 10 ਕਾਲਜਸ ਚ। ਨਹੀਂ ਟੌਪ 10 ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਚ ਉਹ ਦੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਰੂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਚਹਿਕ ਚਹਿਕ ਇੱਕ ਚਹਿਕ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੋਕੇਸ਼, ਦੋਨੇ ਟੌਪਰ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਨਨ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸੀਯੂਟੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਦਾ ਬੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲਰ, ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਏ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਚਹਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਹਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਮਨਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਹਿਕ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਗੀ ਉਹਦਾ ਜਨਵਰੀ ਚ ਪੇਪਰ ਸੀ, पता नहीं। चलो आज के दिन आउटपुट 0 है ना है। मैं कन्न ते मारू पटाका, क्यों पढ़ने मूड है नहीं थोड़ा, थोड़ी ऐसी तैसी। अच्छा वीकेंड आ रहे है, एक मिनट है। एक किसी ने मेरा नाम याद किया है कि फ्री च एडवाइस करी जाते हैं। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है यार, आज अपा ना पता की है, मैं उधर जाऊंगा तो 1 बजे जाऊंगा, मेरे को आधा घंटा पे है। नहीं तुसी अच्छी भी क्यों की है। बहुत बड़ा यार चैप्टर। तो 1 2 5 6 पेज, 2 लेक्चर खाऊगा ले और आ चैप्टर आ 3 कर लो, 2 जावड़ो। मेरी गल सुन लो मेरे, एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर,
एक आ फंक्शनल, एक आ डिविजनल मेरे वालों हो गए। पेज नंबर 74 तक मेरे वालों हो गया, कुछ नहीं है जेडी मैं तुम गल समझाती ना आही है बकवास। हाँ डाउट हो तो ले लियो। पेज नंबर 74 तक सुनना सुन लो, नहीं जाओ मेरे हो गए, मैं तुम गल दसती मेरे वालों हो गए। हाँ डाउट ले सकते।